जेड स्टूडेंट एकेडमी में खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के ऊपर। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बेसिकली एक ऐसी अरेंजमेंट है एटम की जिसमें हम आपको बता दें कि इलेक्ट्रॉन्स को मैनेज किया जाता है थ्रू दी लेवल ऑफ ऑर्बिटल्स। यहाँ पर ये डिस्कशन इसलिए की जा रही है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री के इस लिहाज से, क्योंकि हम इससे ये मालूम कर सकते हैं कि हमारा जो केमिकल बाउंड है या केमिकल बॉन्डिंग किसी के साथ हो रही है उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ बनेंगी, उसका क्या बिहेवियर होगा, जब हम डिस्क्राइब कर पाएंगे जब हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की एक्नॉलेजमेंट होगी। जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की हमें एक्नॉलेजमेंट होगी तो ऑलमोस्ट हमें ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि हमारे पास जो है वो हमारे जो केमिकल कंपाउंड है उसकी क्या बिहेवियर्स हैं और क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको डिटरमाइन करना पड़ेगा। बेसिकली ये कुछ ऐसी अरेंजमेंट्स हैं जिनको हम समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट हैं और ऑर्बिटल्स की अरेंजमेंट हैं, जिसको हम यहाँ डिस्कस करेंगे ये समझने के लिए कि ये किस तरह से काम करता है। अब बात करते हैं जी एनर्जी लेवल्स की और ऑर्बिटल्स की। अब ऑर्बिटल्स और एनर्जी लेवल की इस तरह से बात की जाएगी कि यहाँ पर हम बात करते हैं एनर्जी लेवल्स की। एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं? ये वो रिप्रेजेंट करते हैं जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे यानी प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग जो एनर्जी लेवल्स हैं ये उसको डिफाइन करते हैं। यानी आपका नंबर ऑफ एन जो है वो डोनेट करता है आपका लेवल, एनर्जी लेवल, कि आपका एनर्जी लेवल क्या है, 1 है, 2 है या 3 है या सो ऑन है। तो ये एन से डोनेट किया जाता है। ये क्वांटम नंबर की एक स्पेसिफिक डेरिवेशंस हैं जिसके थ्रू हम इसे फाइंड करते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर भी एक शेल मौजूद होता है जिसे हम सब शेल कहते हैं। ठीक है, सब शेल क्या करता है कि इसके अंदर एस, पी, डी और एफ होते हैं। ठीक है, ये सेल्स होते हैं। अच्छा, ये शेल्स किस तरह से डिफाइन किए जाते हैं? जब हम एंगुलर मोमेंटम लेते हैं, किसी भी क्वांटम नंबर का हम एंगुलर मोमेंटम लेते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि इसके कितने सब शेल मौजूद हैं। तो बेसिकली ये कंडीशन होती है। अब इस कंडीशन के साथ साथ यहाँ कुछ बताया गया है। तो एस ऑर्बिटल जो है वो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करता है, पी ऑर्बिटल 6 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करता है और डी इलेक्ट्रॉन जो है वो 10th को करता है। इसी तरह से एफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 14 को भी इलेक्ट्रॉन्स को जो है होल्ड कर सकता है। अब यहाँ बात करते हैं जी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए कुछ रूल्स अप्लाई होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनके ऊपर हम बात करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला जो इसका रूल है वो अफवू प्रिंसिपल है। अफवू प्रिंसिपल क्या था? ऑफ वो प्रिंसिपल में ये था कि वो कहते थे कि आपके जो एनर्जी लेवल्स हैं वो लोअर से भरे जाएंगे। जब आप फिल करना शुरू करेंगे ऑर्बिटल्स, तो आप ऑर्बिटल्स फिल कहाँ से करेंगे? आप जब लोअर एनर्जी लेवल से लेंगे तो वहाँ से आप हायर की तरफ मूव करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता मूव करेंगे। तो इससे क्या होगा, इससे जो आप ऑर्डर करेंगे वो डिटरमाइन करेगा आपके रिलेटिव एनर्जी लेवल्स को, कि आपका जो रिलेटेड एनर्जी लेवल्स हैं उनमें ऑर्बिटल्स किस तरह से फिट हो रहे हैं। तो ये भी बहुत अच्छी सी एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ मिल जाएगी। फिर उसी के बाद हम डिस्कस करते हैं पॉलीज के प्रिंसिपल को। पॉलीज ये कहता है कि 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा जो है वो आपके एटम में मिलते हैं। ठीक है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर को अफोर्ड नहीं कर सकते, उसको नहीं रखा जा सकता। ठीक है, फिर वो कहते हैं कि ईच ऑर्बिटल जो है वो ख़ास नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो वहाँ 2 रखे जा सकते हैं। ठीक है, यानी एक ऑर्बिटल के अंदर कम से कम भी 2 रखे जाएंगे और उसके बाद उसके अपोजिट स्पाइंस को देखा जाएगा, उसके अपोजिट स्पाइंस जो हैं उनको भी इसी के हिसाब से फिल किया जाएगा। तो ये इनका पॉलीज का रूल कहता था। उसके बाद जो है हर्ट्ज रूल की बात कर लेते हैं। हर्ट्ज रूल ये कहता था कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिजनरेट होते हैं जब आप ऑर्बिटल्स को शिफ्ट कर रहे होते हो, यानी आप जो उसके अंदर शिफ्ट ला रहे होते हो, यानी आपने मज़ीद तोड़ना है अगर ऑर्बिटल्स को, तो आपने क्या करना है, पी एक्स, पी वाई और पी जेड 3 तरह के आपने उसके पोर्शंस बनाने जिसके अंदर वो स्पाइन कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। तो ये मूवमेंट जो है इसको भी डिफाइन करना ज़रूरी है, जिसके लिए आपको जो है ये रूल भी फॉलो करना पड़ता है जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को फॉलो कर रहे हो। स्टैंडर्ड नोशन की बात कर लेते हैं। नोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन को जिस तरह से समझ लेते हैं कि हमारे पास एक सीरीज़ होती है जो रिप्रेजेंट करती है आपके एनर्जी लेवल्स को, आपके ऑर्बिटल टाइप्स को और आपकी जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इन ईच एलिमेंट आप कैसे समझ सकते हैं? जैसे हमने यहाँ कार्बन का एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, कार्बन के एग्जाम्पल को देखते हैं तो वहाँ पर उसका 6 नंबर बनता है। जब उसका 6 नंबर बनता है तो ऑलमोस्ट इसके 2 s ऑर्बिटल हैं और एक जो है वो p ऑर्बिटल के अंदर ये मूव कर रहा है। तो इसी तरह से इसको अरेंज किया जाएगा, जो इनका इस तरह से अरेंजमेंट होती है। जब हम स्पाइन केस की बात करते हैं तो वहाँ पर हम जब रीड करते हैं ऑर्बिटल्स को तो हम बॉक्स डायग्राम के थ्रू करते हैं। यानी हम क्या करते हैं, डिफरेंट किस्म के बॉक्स बनाते हैं, उनके अंदर डायग्राम अरेंज करते हैं और डिफरेंट किस्म के डायग्राम अरेंज करके उसको रिप्रेजेंट करते हैं। वो रिप्रेजेंटेशन जो है आपकी कहलाती है
आपके यूँ समझ लीजिए कि वो चीज़ समझ में आती है कि आपका एक सिस्टम क्रिएट करती है। यहाँ कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का 1 ही ऑर्बिट होता है और 1 ही इसके इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, ठीक है। वो भी कंप्लीट ऑर्बिट नहीं होता, तो इस वजह से हम क्या करेंगे, उसको 1 में रख लेंगे। फिर बात करते हैं जी ऑक्सीजन के ऊपर। ऑक्सीजन में क्या होता है, 8 होता है। अब 8 में जो होता है, कंडीशन देखिए आप, P जो है वो 4 ऑर्बिटल कैरी कर सकता है। तो हमने क्या किया, 2s ऑर्बिटल लिए और एक P ले लिया। तो हमारे पास क्या हुआ, 2 into 4 and 4 और 4 8, आपके पास 8 ऑर्बिटल एडजस्ट हो गए। इस तरह से आप इसको एडजस्टमेंट करते हो। फिर अगर बात कर लेते हैं कैल्शियम की, उसका 20 होता है। तो 20 में किस तरह से डिवीजन करा हमने, यहाँ पर 2 s ऑर्बिटल लिए, ठीक है, एक हमने p ऑर्बिटल लिया, फिर हमने अगेन एक s ऑर्बिटल लिया, फिर उसके बाद हमने एक और p ऑर्बिटल लिया, उसके बाद हमने अगेन s ऑर्बिटल लिया। क्योंकि हम इस तरह से अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि एक दफ़ा एक ऑर्डर में, जैसे हर्ट्ज़ रूल कहता है कि एक ही दफ़ा तमाम ऑर्डर में नहीं हो सकता, तो इसी तरह आप रिपीटेड ऑर्डर में इसको रखते हैं ताकि आपकी जो अरेंजमेंट है बिल्कुल प्रॉपर हो जाए, बिल्कुल तरीके से हो जाए। अगर हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो इक्वेलेंट टू 20 जाएगा, ये बिल्कुल एग्जैक्ट 20 हो जाएंगे, यानी 2 into 4 and 4 6 यानी 10 हो जाएगा, 10 और 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका टोटल 20 बन जाएगा। तो इस तरह से ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपकी सिचुएशन ये समझ में आने के लिए है कि आपको ये जो 20 नंबर ऑफ ये एटॉमिक नंबर दिया हुआ है इसका, ठीक है, एटॉमिक नंबर से ही आप इसको कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि उसका जो एटॉमिक मास है वो 40 है, ठीक है, और एटॉमिक नंबर जो है वो 20 होगा, ठीक है। एटॉमिक नंबर जो 20 होगा तो ऑलमोस्ट हम 20 को ही इस तरह से अरेंज करेंगे तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो बिल्कुल एग्जैक्ट हुई हुई है। जब अगर हम देखते हैं, अगर कंडेंस की बात करते हैं, कंडेंस नोशन की, तो कंडेंस नोशन में क्या कर रहा है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो सोडियम था उसका 11 बन रहा था। तो हमने क्या किया, हमने उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में रख लिया। अब हम उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी रख सकते हैं, लेकिन ये चीज़ थोड़ी मुश्किल हो जाती है स्टूडेंट्स के लिए। जो कंडेंस फॉर्म में होता है, कंडेंस नोशन में होता है, इसमें बच्चे थोड़े कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो इस वजह से एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है आप लोगों के लिए। और यहाँ ये क्रिएशन इसलिए करता है क्योंकि इसकी जो डेडलाइंस हैं वो डेडलाइंस क्लियर नहीं हो पाती। तो जब वो ये यहाँ बच्चों को जो कन्फ्यूजन होगी वो इसलिए होगी, तो इसलिए को बाद दफ़ा पढ़ाया जाता है और बाद दफ़ा नहीं पढ़ाया जाता। कई भी टीचर्स को प्रेफर करते हैं, कई टीचर प्रेफर नहीं करते। एनोमलस इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन। अब यहाँ कुछ थोड़ी डिस्टर्बेंस आ रही है। क्या हो रहा है कि अब ट्रांजिशन मेटल की जब हम बात करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ट्रांजिशन मेटल की देखते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ कुछ पैटर्न चेंज होते हैं। यानी उनका क्या होता है, उनके पैटर्न में कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी मौजूद होती है, जिसकी वजह से वो अलग तरह से प्रेफर किए जाते हैं और अलग तरह से देखे जाते हैं। तो जब हमने आपको बताया था सिंप्लीफाइड नोशन, तो यहाँ पर भी कुछ इस तरह का प्रोसेस होता है। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, आपके क्रोमियम था उसका 24 था, 24 का जो एक्सपेक्टेड बना वो उन्होंने क्या बनाया, वो उन्होंने बनाया 4 और 2s। यानी अब क्या हुआ, यहाँ पर 4 का स्क्वायर ले लिया, 16 हो गया। देयरफॉर आपके पास 2 मौजूद था, 2 को जब आपने मल्टीप्लाई करा 4 के स्क्वायर से, तो इस तरह से आपको इसको जो है, जब 4 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास इस तरह से ये टर्म्स रिटर्न आ जाएंगी। फिर अगर हम आगे बात कर लेते हैं 5 पर, तो 5 का भी आपने स्क्वायर क्रिएट किया, स्क्वायर क्रिएट करके उसके अंदर ऐड करा, तो उस तरह से आपका जो ऐड या सब्ट्रैक्ट करा तो आपके पास जो सिस्टम है वो गवर्न हो गया। इस तरह से हम क्या करते हैं, तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में रखते हैं, क्योंकि ये जो है बहुत ज़्यादा जैसे कहना चाहिए कि बहुत ज़्यादा टिपिकल किस्म के मैटर्स में होता है, और टिपिकल मैटर्स होते हैं इनके, क्योंकि इनके अंदर स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ये डीस्टेबल होते रहते हैं बार बार, और इनकी स्टेबिलिटी कभी कभी मूव करती रहती है। फिर अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ दूसरे भी हमारे पास 29 का मौजूद है, उसको भी हमने यही किया कि हमने अगर देखा तो 9 को अगर हम करेंगे तो 9 का जो स्क्वायर बनेगा तो 36 बनेगा, उसमें से कुछ लेस कर देंगे तो आपका जो कंडीशन होगी वो 29 के प्रेफर में आ जाएगी। इसी तरह आपका जब हम 10 को देखेंगे तो 10 और 1 भी इसी तरह से आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि आप 10 को अगर 3 डॉट्स के अंदर कन्वर्ट करके ऐड करेंगे तो 30 हो जाएगा, 30 में से आप 1 माइनस कर देंगे तो आपका 29 हो जाएगा। तो इस तरह से भी आपका ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। तो इस वजह से कन्फ्यूजन जो रिमूव करने के लिए इस कन्फ्यूजन को रिमूव करने के लिए हम फर्दर कोई लेक्चर अरेंज करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग टॉपिक है। इसको जो है डिटेल में डिस्कस किया जाए तो बड़ा मज़ा आएगा, इसको डिस्क्राइब करने में बड़ा। इसकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ होती हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। उसके बारे में इस तरह से बात करते हैं कि हमारे पास पहले होता है केमिकल बॉन्डिंग। जब हम केमिकल बॉन्डिंग में देखते हैं तो वहाँ वैलेंस और इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के ऊपर देखते हैं, तो वहाँ पर जब हम देखते हैं तो हमें ये बहुत ज़्यादा काम आती है। वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का बहुत काम होता है। फिर हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ किसी एलिमेंट की देखना चाहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी को मालूम करना चाहते हैं, एटॉमिक रेडाई को मालूम करना चाहते हैं, तो वो भी उससे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है हमें। ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी आपकी जब आप किसी भी
एटम या मॉलिक्यूल के एटॉमिक स्ट्रक्चर को डिफाइन करना चाहते हैं या उसको बहुत अच्छे से वाज़े करना चाहते हैं, तो वहाँ भी इसका बड़ा काम आता है। ठीक है, फिर उसके बाद इसका जो काम आता है बहुत इंपॉर्टेंटली, ये हमारी मटेरियल साइंस के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार अदा करता है, क्योंकि यहाँ ये क्रिटिकली एक्सप्लेन करता है हमें जो इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक और ऑप्टिमल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़, यानी रेडिएशंस के बारे में बहुत ज़्यादा वाज़े करता है, रेडिएशंस के ऊपर बहुत ज़्यादा डिबेट करता है ये। इसी तरह ये आपको जो इलेक्ट्रिकल वेव्स के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज देता है, फिर ये मैग्नेटिक वेव्स के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज देता है। तो ये वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम करती है और उसका बड़ा एक किरदार होता है इंपॉर्टेंट। अब इससे क्या फ़ायदा होता है आपको मज़ीद अगर देख लेते हैं, तो ये पैटर्न जो है पीरियोडिक टेबल के भी बहुत अच्छे से वाज़े करता है। ये पीरियोडिक टेबल में जो है अरेंजमेंट भी बहुत ज़्यादा अच्छे से हो सकती है। फिर अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर अगर हमारी कंडीशन को देखा जाए तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये वाज़े करती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कि आपको कौन सा ग्रुप है और कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ये तमाम चीज़ें। फिर उसके बाद पीरियड्स की बात कर लेते हैं। पीरियड्स भी इसी पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि क्वांटम नंबर n इंक्रीजेज होता है तो पीरियड का जो है वो मामूली सा जो भी फ़र्क पड़ रहा होता है उस फ़र्क से हम मालूम कर सकते हैं कि ये कहाँ कहाँ जा रहा है। फिर हम उसके बाद क्या कर सकते हैं, हम अगर शेल्स को एडिट करते हैं तो हमें ऑलमोस्ट हमारा पीरियड भी निकालने में आसानी हो जाती है और ग्रुप और फैमिली निकालने में बहुत मदद मिलती है। तो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट काम इसीलिए भी करती है, इसलिए भी इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस हो। देखें स्टूडेंट्स, ये जो तमाम चीज़ें आपको बताई गई हैं, ये तमाम चीज़ें इसीलिए बताई गई हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करती है केमिस्ट्री के अंदर, बहुत ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर हम इसको डिबेट करते हैं तो बहुत ज़्यादा डिटेल डिबेट जाती है इसके ऊपर, बहुत ज़्यादा डिबेट करनी भी चाहिए क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है। इस टॉपिक को इतना आसान नहीं लें, क्योंकि इसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि इसको हम अदर टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे, उसको फर्दर भी हम इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे बच्चों को ये समझ नहीं आता और क्रिटिकल थिंकिंग रहती है उनकी कि यार ये चीज़ इस तरह समझ नहीं आएगी। तो हम कोशिश करेंगे कि इसको किसी वक्त किसी जगह पे अरेंज करें, उसको दोबारा आपको समझाएं ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो सके। लेकिन ये भी थ्योरिकली हम समझा रहे थे आपको, फिर हम इसको क्लियर करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालते कैसे हैं और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की फाइंडिंग कैसे होती है। तो ये तमाम चीज़ें जो है यहाँ समझना इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि जो केमिस्ट्री है उसके ये बहुत चंक्स हैं, जो तमाम चंक्स हमने भी डिस्कस किए हैं। तो ये चंक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये आगे चलकर आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। इंटर लेवल पे, ग्रेजुएशन लेवल पे, मास्टर लेवल पे ये आपको बहुत ज़्यादा काम करेंगे। ये वैसे तो बेसिक्स हैं, मगर ये जब आप बड़े लेवल पे जाएंगे तो वहाँ आपके पास इतना टाइम नहीं होगा, आपको फ़ौरन इसकी कन्फिग्रेशन के अकॉर्डिंग जिसके एलिमेंट और फैमिली, उसके ग्रुप्स वगैरह वो फाइंड करने पड़ेंगे क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होगा। तो ये तमाम मामला आते हैं। फिर प्रैक्टिकल्स होते हैं, वहाँ प्रैक्टिकल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा इसकी यूजेज होती है, बहुत ज़्यादा यूजेज किया जाता है। तो बहरहाल ये जो एक इम्पॉर्टेंस है इसकी बहुत ज़्यादा वाइडर है और बहुत ज़्यादा वाइड लेवल पर इसकी डिस्कशन की जाती है।